नमस्ते दोस्तों, ट्रेजर चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नाइल लिमिटेड के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं बेसिकली 4 चीज़ों के बारे में बात करता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी की हिस्ट्री के बारे में, फिर बिजनेस मॉडल, फिर मैनेजमेंट और लास्टली हम कुछ फाइनेंशियल्स को डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कंपनी के हिस्ट्री से। अगर कंपनी का हिस्ट्री का बात करें तो ये कंपनी स्टार्ट हुआ था 1984 में बाय द नेम ऑफ नवभारत इंडस्ट्रियल लाइनिंग एंड इक्विपमेंट प्राइवेट लिमिटेड। ये मोस्टली ग्लास लाइनिंग इक्विपमेंट का काम संभालते थे और इनका प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था 1987 में। 1995 तक आते आते ये अपना प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई करते हैं और थोड़ा सा प्रेशर वेसल का काम करना शुरू करते हैं। और जो ग्लास लाइन इक्विपमेंट था उसमें भी थोड़ा बहुत डाइवर्सिफिकेशन लाते हैं, जैसे स्टील से या स्टेनलेस स्टील से वो प्रोडक्ट बनाना शुरू करते हैं 1995 तक। 1995 में ही क्या होता है कि अपना नाम कन्वर्ट करके रख लेते हैं नाइल। शुरुआत में नाम जो था नवभारत इंडस्ट्रियल लिंकिंग एंड इक्विपमेंट प्राइवेट लिमिटेड था, उसको ये शॉर्ट करके नाइल लिख लेते हैं। लेकिन यहाँ ये एक्रोनिम नहीं है, इसको आप फुल फॉर्म कीजिएगा तो वो नाम आप नहीं लिख सकते। ये अपना नाम पूरा का पूरा कन्वर्ट ही कर लिया है नाइल में। तो 1995 में अपना नाम कन्वर्ट करके नाइल रख लिया। 1995 में ही अपना एक विंड फार्म बनाता है जहाँ से ये 2 मेगावाट का बिजली प्रोड्यूस कर रहा है, आंध्र प्रदेश में है, जो कि कंपनी अभी भी चल रहा है और प्रॉफिटेबल है मैनेजमेंट के अनुसार। बट इसका कंट्रीब्यूशन रेवेन्यू में बहुत कम है, इसीलिए कोई खास जिक्र करने का ज़रूरत नहीं है। फिर आता है साल 1997 का, जब कंपनी रिसीव करता है कुछ टेक्नोलॉजी एक इटालियन कंपनी से, कोम्बर ऐसा नाम कंपनी का दिया गया है। क्या टेक्नोलॉजी था इसके बारे में कुछ खास डिस्कस नहीं किया गया है, क्योंकि मैनेजमेंट जो ग्लास लाइनिंग इक्विपमेंट का बिजनेस था उसको 2012 में डिसमेंटल कर दिया, हटा दिया, इसीलिए कुछ खास इसके बारे में जिक्र नहीं है 2010 के बाद के एनुअल रिपोर्ट में। 1997 के बाद 1998 में कंपनी जो अपना ग्लास लाइनिंग इक्विपमेंट था उसको एक्सपोर्ट करना शुरू करता है डिफरेंट कंट्रीज़ में, जैसे कि मलेशिया, सिंगापुर, चाइना और भी अदर कंट्रीज़ में शुरू करता है एक्सपोर्ट करना, जिससे कंपनी को अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो रहा था 1998 में। 1999 में कंपनी को ऐसा लगा कि अब थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करना चाहिए और प्रोडक्ट का डिमांड, लीड का डिमांड धीरे धीरे कंपनी को लगा कि बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ये अपना पहला मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करते हैं चोट्टुपाई में। ये जगह है आंध्र प्रदेश में, जहाँ ये 3000 टन पर एनम प्रोडक्शन करने लगे लीड का। और हाँ, यहाँ लीड रिसाइकलिंग प्लांट है, तो ये ओर से नहीं बना रहे, ये जो पुराना बैटरी का लीड रहता है उसको निकालते हैं और उसको रिसाइकल करते हैं। मैनेजमेंट ने कभी भी एनुअल रिपोर्ट में कहीं पे ओर से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं लीड, इसके बारे में कहीं जिक्र नहीं किया है, तो आपको पता होना चाहिए। फिर साल आता है 2005 का, जब अपना कैपेसिटी को एक्सपेंड करते हैं। 2005 में जो चोट्टुपाई का कैपेसिटी था उसको 3000 से 6000 कर देते हैं और ये कैपेसिटी धीरे धीरे हर साल एक्सपेंड करेंगे, वो मैं आपको आने वाले डेटा में दिखाऊंगा। 2009 में ये फिर नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करते हैं तिरुपति में। तिरुपति में इसीलिए करते हैं क्योंकि आपको पता होगा कि मेरे पिछले वीडियो में अगर आपने हमारा राजा का वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने बात किया था कि कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है वो तिरुपति में है। तो वहाँ पे उसको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए, लीड प्रोवाइड करने के लिए कंपनी अपना प्लांट सेटअप किया है तिरुपति में, ताकि डायरेक्टली उसका प्रोडक्ट डायरेक्टली सप्लाई हो सके वहाँ कंपनी को। तो 2009 में सेकंड प्लांट सेटअप करते हैं जिसका कैपेसिटी रहता है 20,000 टन पर एनम। और उसी साल जो चोट्टुपाई का कैपेसिटी था उसको इंक्रीज़ करके डबल कर लेते हैं, 6000 से अब हो जाता है 12,000। फ्यूचर में देखिएगा तो कंपनी अपना जो एक्सपेंसन है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसन, उसको काफ़ी रैपिडली इंक्रीज़ किया है। जैसे कि चोट्टुपाई का आप देखेंगे कि कंपनी लगभग 75,000 TPA तक कर दी गई है, मतलब टन पर एनम, उतना वो प्रोडक्शन अब कर सकता है। इतना का मंजूरी ले लिया है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट से। ऐसा नहीं है कि वो 75,000 अभी प्रोड्यूस कर ही रहा होगा, उसका कैपेसिटी उतना है। उसका जो बोर्ड से अप्रूवल था, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है, उससे अप्रूवल लेना पड़ता है, तो आंध्र प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से वो अप्रूवल लेके 75,000 TPA तक आराम से प्रोड्यूस कर सकता है। तो खैर ये तो था एक्सपेंसन का बात। हम बात कर रहे थे कंपनी का हिस्ट्री का। 2009 के बाद 2010 में कंपनी एक जॉइंट वेंचर करता है एक जॉर्जिया का कंपनी के साथ, जो उतना सक्सेसफुल होता नहीं है और कंपनी उसको 2012 में बेचना चाहता है। फाइनली 13 में उसको बेच देता है और 13 में बेचने के बाद कंपनी उसको लॉस होता है, लगभग 91 लाख के आसपास का लॉस था। तो उसको 13-14 में कंपनी दिखाता है और लॉस क्लियर कर देता है, मतलब वो कंपनी हट गया, कोई काम नहीं रहा। 2012 में जो ग्लास लाइनिंग डिवीजन था उसको एक फ्रेंच कंपनी डी डायरार्ची इंडिया प्राइवेट लिमिटेड करके कुछ समथिंग नाम है, उसको बेच देता है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जो ग्लास लाइनिंग इक्विपमेंट कंपनी था उसको 2012 में बेच दिया। इसीलिए जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हुआ था कॉम्बर का, इटली का कंपनी से, उसके बारे में ज़्यादा जिक्र नहीं मिला कहीं भी एनुअल रिपोर्ट में, क्योंकि मैनेजमेंट का फोकस हो गया था लीड बिजनेस पे। खैर ये अच्छी बात है कि कंपनी अगर एक ही बिजनेस पे फोकस करे तो मुझे अच्छा लगता है मैनेजमेंट के प्रोस्पेक्टिव से, क्योंकि मैनेजमेंट अगर 5 बिजनेस को चलाएगा और पाँचों अच्छे तरीके से नहीं चले, किसी तरीके से चल रहा है, उससे बेटर है कि कोई एक बिजनेस को पकड़े और इसी को बढ़िया तरीके से चलाए, जो यहाँ पे काफ़ी अच्छा लागू होता है। तो ये तो था कंपनी का ओवरऑल हिस्ट्री के बारे में। अब हम बात करते हैं कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में। अगर कंपनी का बिजनेस मॉडल के बारे में बात करें तो इसका एक साइड होता है रॉ मटेरियल, जिसमें कि स्क्रैप बैटरी को लेता है और प्रोडक्ट बनाता है मोस्टली लीड, और लीड सप्लाई करता है मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, लगभग 80% इसका जो प्रोडक्ट सप्लाई होता है हमारा राजा को देता है।
80%, बहुत हाई नंबर 80%, क्योंकि एक कंपनी पे पूरा का पूरा कंपनी डिपेंडेंट है। अगर हमारा राजा को कुछ होता है तो पूरा का पूरा कंपनी कोलैप्स होने का चांस रखता है। और जो 20% है वो लगभग अगर किसी कंपनी को देता है उसके बारे में खास जिक्र नहीं है। और इसका कुछ रेवेन्यू आता है विंड फार्म से, जो मैंने बताया था कि कंपनी स्टार्ट किया था 1995 में, तो उसका कंट्रीब्यूशन लगभग 0.5% से भी कम है ओवरऑल रेवेन्यू का, इसीलिए उसके बारे में डिस्कस करना कुछ ज़्यादा फायदा नहीं होगा। बिजनेस में सबसे पहले हम बात करेंगे कि सेल्स का। अगर कंपनी का सेल्स का बात करें तो 2008 से 17 के बीच में कंपनी का सेल्स ग्रो किया लगभग 20% से। वहीं अगर 2012 से 18 का बीच का बात करें तो कंपनी का ग्रो किया 15% से। और अगर हम और आगे आ जाएं तो कंपनी 2018 के बाद उतना कुछ खास ग्रो नहीं किया है। अगर हम ओवरऑल पिछला 10 साल का देखें तो कंपनी का पिछला 10 साल का ग्रोथ है लगभग 7 to 8% के आसपास। तो हमके यहाँ क्लियरली देख के पता चल रहा है कि कंपनी ओवरऑल जो पहले ग्रो कर रहा था, जिस रेट से ग्रो कर रहा था, उतना तेज़ी से अब ग्रो नहीं कर रहा है। कंपनी अपना सेल्स को पूरा करने के लिए काफ़ी तेज़ी से कैपेसिटी को अपना एक्सपेंड किया है, जो कि हिस्ट्री में हम चेक किए ही। इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए हमको सबसे पहले समझना होगा रॉ मटेरियल के बारे में। नाइल का रॉ मटेरियल है बेसिकली स्क्रैप बैटरी, और शायद और से भी कुछ लीड निकाल सकता होगा, उसके बारे में कहीं जिक्र नहीं है, इसीलिए हम भी उसके बारे में बात नहीं करने वाले। सो हम अपना जो डिस्कशन है उसको रखेंगे बस स्क्रैप बैटरी में। नाइल स्क्रैप बैटरी को डायरेक्टली मार्केट से उठाता है और कुछ बैटरी को ऑक्शन से खरीदता है। जो इसका रॉ मटेरियल है दो तरीके से है, या तो खुद जाके खरीदा या फिर वो ऑक्शन के थ्रू खरीदता है। और ये ऑक्शन जो होता है मुख्यतः बड़ा कंपनी करता है, जैसे कि एयरटेल हुआ, बैटरी कंपनी हुआ। तो जब ये बड़ा कंपनी होता है और इसका नाइल का किसी बड़े कंपनी के साथ कोलैबोरेशन नहीं है, जिसकी वजह से इसको जो रॉ मटेरियल मिलता है काफ़ी हाई प्राइस में मिलता है जब ये ऑक्शन करता है। तो अगर देखिए डायरेक्टली अगर कस्टमर से खरीदने का बात हो तो वहाँ पे उसको थोड़ा सा कम रेट में मिलता है। यही अगर इसका कॉम्पिटिटर का बात करें ग्रेविटा इंडिया का, तो उसका बहुत सा बड़े कंपनी के साथ कोलैबोरेशन है स्क्रैप बैटरी के लिए। मोस्टली टेलीकॉम कंपनी के साथ कोलैबोरेशन है, जिससे कि उसको रॉ मटेरियल थोड़ा ईजिली मिल जाता है एज़ कम्पेयर टू नाइल। और जैसे कि रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ जाता है तो हमको वो इम्पैक्ट ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन में भी नाइल का दिखता है। अब हम यहाँ कैसे स्क्रैप बैटरी से लीड निकालते हैं वो हम नहीं बात करने वाला, गूगल कीजिएगा तो आपको तुरंत मिल जाएगा। अब हम यहाँ बात करते हैं कि ओवरऑल काम मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद लीड निकल गया बैटरी से, अब उसको बेचता कैसे है। नाइल अप्रोच करता है कंपनी को और बोलता है कि हम आपको LME प्राइस से, अगर आपको LME प्राइस नहीं पता तो मैं बता दूं कि ये होता है लंदन मेटल एक्सचेंज। LME के प्राइस पे ही सारा मेटल बिकता है। कहने का ये मतलब है कि अगर LME का प्राइस 1000 है तो 1000 पे आपको मेटल मिलेगा। अब डॉलर हो सकता है, यूरो हो सकता है, डिपेंड करेगा कौन सा करेंसी है। कहने का ये मतलब है कि उस प्राइस पे आप रॉ मटेरियल खरीद सकते हैं। नाइल रॉ मटेरियल बेचने के लिए चला गया कंपनी के पास, उसको ऑफर करता है कि हम आपको LME प्राइस से कम में देंगे। खरीदने वाला भी कंपनी भी खुश हो जाता है और वो चेक करता है कि हमको कौन कौन सा कंपनी है जो LME प्राइस से कम में लीड दे रहा है। कंपनी देखता है कि इंडिया में, केवल इंडिया में 100 से ज़्यादा ऐसा कंपनी है जो कि LME प्राइस से कम में लीड दे सकता है। अब 100 से ज़्यादा अगर कंपनी रहेगा जो कि लीड प्रोवाइड कर सकता है तो कंपनी नेगोशिएशन करेगा, उस कंपनी के पास जाएगा जो कि सबसे सस्ते में दे और सबसे अच्छा प्रोडक्ट दे। अब कंपनी क्या करता है, इस केस में अगर हम बात करें नाइल के केस में, तो नाइल का जो 80% प्रोडक्ट जाता है वो अमारा राजा के पास जाता है। तो अमारा राजा क्या करता है, बिकॉज ऑफ लीड एक कमोडिटी है और कॉम्पिटिटर भी बहुत ज़्यादा है लीड बिजनेस में, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्लेयर लीड बना रहे हैं, तो अपर हैंड इन दोनों रीज़न की वजह से हमारा राजा को मिल जाता है। तो एक तरफा नेगोशिएशन करता है। हमारा क्या करता है, नाइल को जो भी खर्च हुआ रहता है उसका स्पेसिफिक लीड प्राइस निकाल के उसको दे देता है। इसको हम फिक्स्ड कॉस्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखें तो अगर मान लेते हैं कि लीड निकालने में 100 रुपये खर्च हुआ तो कंपनी क्या करता है, पहले 100 रुपये फिक्स्ड कॉस्ट उसको देगा। उसमें एम्प्लॉय कॉस्ट भी हो सकता है, रॉ मटेरियल लाने का कॉस्ट भी हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी हो सकता है। सब कुछ मिला के जो कॉस्ट होता है उसको हम फिक्स्ड कॉस्ट कहेंगे, जो हमारा इसको दे देता है। हमारा इसमें इसको थोड़ा सा प्रीमियम ऐड करता है, इसीलिए वह क्या करता है, हमारा जो फिक्स्ड कॉस्ट है इसमें थोड़ा सा प्रीमियम ऐड कर देता है और डायरेक्टली उस फिक्स्ड कॉस्ट पे प्रीमियम पे नहीं करता है। हमारा अगर ऐसा करेगा तो नाइल अपना जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसको इंक्रीज़ करके बताएगा और दोनों के बीच में मिनिमम ऑफटेक क्लॉज का साइन हुआ है। कहने का मतलब कि कम से कम कुछ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ लीड हमारा को खरीदना ही पड़ेगा नाइल से। इसीलिए हमारा क्या करता है कि जितना फिक्स्ड कॉस्ट है उसमें से जो LME प्राइस है उसको घटा देता है और जो डिफरेंस आता है उसमें प्रीमियम पे करता है। इसीलिए आपको हमेशा दिखेगा कि जब लीड का प्राइस LME में इंक्रीज़ हुआ तो नाइल का प्रॉफिट भी इंक्रीज़ करेगा और अगर वो घटेगा तो उसका प्रॉफिट मार्जिन भी घटेगा। कहने का मतलब है कि जो डिफरेंस होता है LME प्राइस का, जो प्राइस का डिफरेंस होता है फ्रॉम द फिक्स्ड कॉस्ट, वहाँ से उसको प्रीमियम जनरेट होता है। ये तो था ओवरऑल कंपनी के बारे में। अब हम बात करते हैं कि क्या कंपनी एफिशिएंटली काम कर रहा है या नहीं। एफिशिएंसी का अगर बात करें तो सबसे पहले चेक करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। नाइल का अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का अगर हम बात करें तो ये है अराउंड 5%। ओवरऑल अगर चेक किया जाए तो 5% के आसपास घूमता रहता है और ये मोस्टली डिपेंड करता है रॉ मटेरियल कॉस्ट पे और LME प्राइस पे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दो ही पॉइंट पे डिपेंड करता है, मोस्टली रॉ मटेरियल का कॉस्ट और LME प्राइस, और थोड़ा बहुत डिमांड पे डिपेंड करता है कि कैसा ऑटोमोबाइल पे डिमांड है, कैसा टेलीकॉम बिजनेस पे डिमांड है, उस पर डिपेंड करेगा।
अगर इसको अच्छे तरीके से देखा जाए, लीड प्राइस ऑफ एलएमई कैसे इंपैक्ट करता है कंपनी को, हम बिजनेस मॉडल में पहले ही बता चुके हैं कि कंपनी का जो फिक्स्ड कॉस्ट रहता है उसमें जो एलएमई प्राइस रहता है उसको डिफ्रेंशिएट करके घटा दिया जाता है। उसके बाद जो बचता है उसमें से कंपनी हमारा कुछ प्रीमियम पे करता है। तो अगर एलएमई प्राइस में लीड का प्राइस बढ़ेगा तो ओपीएम बढ़ता है कंपनी का, जो कि आपको क्लियरली दिखेगा कि जिस साल लीड का प्राइस एलएमई में बढ़ा है उस साल आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा हुआ लगेगा, और जिस साल घटा वहाँ पे घटा हुआ लगेगा। दूसरा कि नाइल का किसी बड़े कंपनी के साथ स्क्रैप बैटरी के लिए एग्रीमेंट नहीं है, जिसके वजह से जो नाइल का रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो बढ़ जाता है, जिसके वजह से वो प्रॉफिटेबिलिटी में इम्पैक्ट करता है। तो जैसा मैंने बताया 2 पॉइंट, लीड प्राइस एलएमई में और रॉ मटेरियल कॉस्ट, जो कि काफ़ी इम्पैक्ट करता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो है लगभग 5% के आसपास। अब हम बात करते हैं नेट फिक्स्ड एसेट टर्नओवर। इसका मतलब कि कंपनी अपना फिक्स्ड एसेट को कितने अच्छे तरीके से यूज़ कर पा रहा है टू जनरेट सेल्स। नाइल का अगर नेट फिक्स्ड एसेट टर्नओवर का बात करें तो ये काफ़ी हाई है और ट्रेंड इसका काफ़ी इंक्रीजिंग में है। 2012 में ये 6% के आसपास होता था और अभी ये बढ़ के लगभग 14-15% के आसपास आ गया। इससे हमको देख के पता चलता है कि नाइल जो अपना फिक्स्ड एसेट है उसको काफ़ी अच्छे तरीके से यूज कर रहा है फॉर जनरेटिंग सेल्स। पर नेट फिक्स्ड एसेट टर्नओवर हाई होने की वजह से बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन भी है। इसीलिए आप देखेंगे कि लीड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में इंडिया में मोस्टली हम बात करें तो लगभग 100 से ज़्यादा प्लेयर है जो कि लीड मैन्युफैक्चर कर रहा है, और जहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा होगा वहाँ पे मार्जिन में इम्पैक्ट तो होगा ही। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिखेगा कि जो प्रॉफिट मार्जिन है कंपनी का वो इसके वजह से इम्पैक्ट हो रहा है। अब हम बात करते हैं वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का। अगर नाइल के केस में देखें तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कंपनी का डिक्रीजिंग ट्रेंड में है। 2012 में ये लगभग 12% के आसपास हुआ करता था, लेकिन अभी ये लगभग सिंगल डिजिट में हो गया है और 4.56% है लगभग, और ट्रेंड इसका डाउनवर्ड है। तो ओवरऑल अगर फार्मूला का बात करें तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो में फार्मूला होता है सेल्स डिवाइडेड बाय करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज़। तो इसका डिक्रीज़ होने का मोस्टली रीजन हो सकता है या तो सेल्स डिक्रीज़ हुआ होगा और लायबिलिटीज़ डिक्रीज़ हुआ होगा, या फिर जो करंट एसेट है वो इंक्रीज़ हुआ होगा। अगर आप क्लियरली देखिएगा तो कंपनी का सेल्स जिस रेट से पहले ग्रो कर रहा था, पहले वो 20% से ग्रो कर रहा था 7 से 2017 तक, लेकिन 2012 से 17 तक मात्र 15% से ग्रो किया। और अगर लास्ट 10 साल का देखें 12 से 21 का तो लगभग 7% से ग्रो किया। तो यहाँ क्लियरली दिखता है कि कंपनी का सेल्स कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो रहा है किसी रीज़न से। हो सकता है डिमांड हो सकता हो मार्जिन हो, किसी रीज़न से हो रहा है आपको क्लियरली चेक करना पड़ेगा बाद में। अब हम बात करते हैं इन्वेंटरी डेज़ का। नाइल का इन्वेंटरी डेज़ लगभग घूमता रहता है 45 to 50 डेज़ के आसपास। लास्ट 10 साल का अगर डेटा देखें तो हमको पता चलता है कि नाइल का इन्वेंटरी डेज 2012 से 16 के बीच डिक्रीज़ हुआ, जो कि एक अच्छा बात है कि कंपनी कम समय तक इन्वेंटरी को रख रहा था और बेच सक रहा था। लेकिन 2016 के बाद जैसे कि डिमांड स्लो हुआ, ऑटो सेल्स डाउन हुआ, जैसे ऑटो सेल्स डाउन हुआ तो हमारा राजा का भी सेल्स थोड़ा सा डिक्रीज़ हुआ, पहले के मुकाबले थोड़ा सा डिक्रीज़ हुआ, और जिसके कारण नाइल का भी सेल्स में इम्पैक्ट हुआ, जिस वजह से हम लोग देखते हैं कि 2016 से 21 के बीच में कंपनी का जो इन्वेंटरी डेज़ है वो थोड़ा सा अप ट्रेंड में है और काफ़ी बढ़ा हुआ भी लगेगा आपको। अब हम बात करते हैं कंपनी के रिसीवेबल डेज़ का। अगर कंपनी का रिसीवेबल डेज़ का बात करें तो 2012 से 14 कंपनी का रिसीवेबल डेज़ बढ़ा है, मतलब कंपनी को थोड़ा लेट पेमेंट हो रहा है। फिर 14 के बाद आपको एब्रप्ट डिक्रीज़ दिखेगा 2015 से 17 के बीच में। अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको एब्रप्ट डिक्रीज़ इसीलिए दिखेगा क्योंकि कंपनी बिल डिस्काउंटिंग का यूज़ किया था। कहने का मतलब कि कंपनी जो उसको पैसा लेना था, मान लेते हैं कि हमारा राजा कुछ प्रोडक्ट खरीदा, अब वो क्या करता है कि इन्वॉइस दे देता है कि लीजिए हम आपको कुछ दिन में पेमेंट करेंगे। तो नाइल उस इन्वॉइस को लेके बैंक के पास जाता है और हमारा राजा एक बड़ा कंपनी है तो बैंक उसको उसके बदले पैसा दे देता है कुछ परसेंट काट के। तो यहाँ पे उसको बिल पेमेंट हो जाता है तुरंत, जिसके वजह से आपको यहाँ पे एब्रप्ट डिक्रीज़ दिख रहा है 2014 के बाद। लेकिन अगर आप एक्चुअल डेटा देखिएगा 2014 के बाद 15-16 में तो आपको इंक्रीज डेटा दिखेगा, आप स्क्रीन में देख सकते हैं उसको। तो हम बात करते हैं 2015 से 17 के बीच में जहाँ आपको एब्रप्ट डिक्रीज़ दिखा, फिर 18 से 21 तक में वो आपको इंक्रीज डेटा दिखेगा क्योंकि यहाँ पे जो बिल डिस्काउंटिंग था उसको कंपनी ऐड करके दिखाने लगा अपना रिसीवेबल्स में, जिसके वजह से वो डेटा फिर से इंक्रीज़ कर गया। रिसीवेबल में जो बिल डिस्काउंटिंग था उसका डेटा को ऐड करके दिया मैनेजमेंट, जिसके वजह से रिसीवेबल डेज आपको 17 से 21 के बीच में फिर बढ़ा हुआ लग रहा होगा। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो कि 80% इसका प्रोडक्ट को ख़रीद रहा है नाइल का, वो थोड़ा लेट पेमेंट कर रहा है क्योंकि हमारा के पास थोड़ा सा ही लेकिन ब्रांड तो है एज़ कम्पेयर टू नाइल, पर नाइल के पास कोई ब्रांड नहीं है। और अगर आप हमारा का पेएबल डेज़ को देखेंगे तो हमारा का पेएबल डेज़ कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, मतलब वो अपना सप्लायर्स को, जैसे कि नाइल हुआ या कोई अदर सप्लायर हो, उसको लेट पेमेंट जानबूझ के करता है बिकॉज उसका ब्रांड है, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटर है। अगर नाइल नहीं देगा प्रोडक्ट तो किसी और से ख़रीद लेगा। तो आपको देखना पड़ेगा हमारा के एनुअल रिपोर्ट में, तो वहाँ आपको क्लियरली देख के पता चलेगा कि हमारा का पेएबल डेज़ बढ़ रहा है, जिसके वजह से इसका रिसीवेबल डेज़ इंक्रीज़ कर रहा है।
अब हम बात करते हैं पेएबल डेज़ का, जो कि कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग ट्रेंड में है और अभी ये लगभग 1-2 के आसपास हो गया है। नाइल का जो भी रॉ मटेरियल लगता है उसको वो मोस्टली प्रोवाइड करता है अमारा राजा को, और अमारा राजा उसको जो इन्वॉइस देता है उसको लेके वो बैंक जाता है। जब नाइल बैंक जाता है तो उसको तुरंत पेमेंट हो जाता है, और वो तुरंत जो पेमेंट होता है उससे अपना जो सप्लायर है, पेएबल मोस्टली होता है जो सप्लायर देता है उसको कितना जल्दी पेमेंट कर रहा है, तो उसको तुरंत वो सप्लायर को पेमेंट कर देता है। इसलिए आपको क्लियरली दिखेगा कि लगभग 1 से 2 दिन के आसपास कंपनी नाइल अपना जो सप्लायर है उसको पेमेंट कर देता है बिकॉज ऑफ बिल डिस्काउंटिंग। यहाँ पे आपको एक चीज़ समझना होगा कि जब भी कोई स्क्रैप बैटरी कंपनी खरीदता है और वो उस आदमी को तुरंत पेमेंट कर रहा है, मतलब अगर जो सप्लाई कर रहा है बैटरी वो एक आदमी, एक इंडिविजुअल से ख़रीद रहा है नाइल अगर बैटरी, तो वहाँ पे जो स्क्रैप बैटरी मिलता है वो उसको थोड़ा सस्ते में मिलता है और वो इससे मार्जिन भी अपना इम्प्रूव कर सकता है। लेकिन अगर वो ऑक्शन के थ्रू खरीदता है, अगर ऑक्शन के थ्रू खरीदेगा तो स्क्रैप बैटरी उसको थोड़ा महंगा मिलता है, लेकिन उसको थोड़ा सा पेमेंट में टाइम मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको दोनों चीज़ समझना होगा कि अगर नाइल जो रॉ मटेरियल खरीद रहा है वो अगर आम आदमी से खरीदेगा तो वहाँ पे उसको मार्जिन तो मिलेगा, लेकिन उसको तुरंत पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर वो स्क्रैप बैटरी ऑक्शन के थ्रू खरीदता है तो उसको मार्जिन में इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन उसको थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा पेमेंट करने के लिए। बिल डिस्काउंटिंग में पैसा लेने के वजह से नाइल के पास अभी एक ऑप्शन है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकता है, जिसके वजह से वो जो अपना रॉ मटेरियल का प्राइस है उसको थोड़ा सा डिक्रीज़ कर सकता है अगर नाइल चाहे तो। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट के बारे में। अगर मैनेजमेंट का बात करें तो मैनेजमेंट में सबसे पहले चेक करता हूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न। अगर नाइल के केस में देखा जाए तो ये कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। 2010 में जहाँ ये 47% हुआ करता था और अभी ये बढ़ के हो गया लगभग 50.4%, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द स्टेक मैनेजमेंट रखा है, जो मुझे काफ़ी बढ़िया लगता है। किसी भी कंपनी में 50% से ज़्यादा तो कंपनी के पास होना ही चाहिए। फिर हम बात करते हैं रेम्यूनरेशन का, जो कि काफ़ी हाई है। अगर आप पैट के साथ इसका अगर डेटा को देखें तो लगभग ओवरऑल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का ये लगभग 20% के आसपास खुद को सैलरी देते हैं। 2000 में ये लगभग 13.6% था, जो अभी बढ़ के लगभग 20% के आसपास आ गया। तो मुझे ये जो ट्रेंड है काफ़ी हाई लगता है। फिर हम बात करते हैं सक्सेशन प्लान का। अगर सक्सेशन प्लान का बात करें तो कंपनी स्टार्ट किए थे वी रमेश, और उनकी वाइफ अभी सबसे ज़्यादा शेयर होल्ड करती है वी राजेश्वरी, और उनके एक बेटे हैं संदीप वी रमेश, जो कि अभी सक्सेशन प्लान में कंपनी को सक्सीड करेंगे, वही चलाने वाले हैं इन फ्यूचर, और कोई कॉन्फ्लिक्ट होने का चांसेस नहीं लगता है मुझे नाइल के केस में। फिर हम बात करते हैं स्कैम या केसेस का। गूगल में चेक करने से कोई खास सिग्निफिकेंट केस इनके बारे में नहीं मिला, ना ही कंपनी के बारे में मिला, तो यहाँ पे मुझे डिस्कस करने के लिए कोई डेटा नहीं मिला। अगर आपको कुछ मिलता है तो मैं चाहूँगा कि आप उसे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें ताकि मैं भी उससे कुछ पढ़ के सीख सकूँ। अब हम बात करते हैं रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन का। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में जो हमको सस्पिशियस लगा कि अनसिक्योर्ड लोन दिया जा रहा है टू द रिलेटेड पार्टीज़, जो कि थोड़ा सा ख़राब लगा। ऐसा लगा कि जैसे मनी को यूज़ किया जा रहा है एज अ एफडी फॉर्म में बैंक में, जो कि मतलब बैंक से दिया जा रहा है पैसा को मैनेजमेंट को ताकि एफडी कर सके, कुछ इस तरीके का हमको वहाँ डाउट लगा। सबसे पहला तो ये कि जो लोन दिया जा रहा है मैनेजमेंट के थ्रू कंपनी को काफ़ी हाई है, और दूसरा बैंक के थ्रू लिया जा रहा है पैसा मैनेजमेंट को। अब हम बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। फाइनेंशियल्स में मैं सबसे पहले चेक करता हूँ कि क्या आने वाले 5 से 10 सालों में कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगा या नहीं। इसके लिए सबसे पहले चेक करते हैं डेट और दूसरा कंपटीशन। अगर डेट के प्रोस्पेक्टिव में समझे तो कंपनी कंटिन्यूसली अपना डेट को डिक्रीज़ करता आया है, जो आपको डेट टू इक्विटी में दिख जाएगा आने वाले डेटा में। और कंपटीशन का जहाँ तक बात है तो कंपटीशन की वजह से हो सकता है कि कंपनी को प्रॉफिट मार्जिन में इम्पैक्ट पड़े, पर कंपनी काफ़ी लंबे समय से मार्केट में है, लगभग 20 साल से कंपनी लीड प्रोड्यूस करके बेच रहा है, जिसकी वजह से हम कंसिडर कर सकते हैं कि मोट या पेटेंट नहीं होने की वजह से भी इतने लंबे समय से मार्केट में होने के कारण कंपनी सस्टेन कर सकता है कुछ हद तक कंपटीशन को। तो आने वाले 5 से 10 सालों में मैनेजमेंट कंपनी बैंकरप्ट नहीं होने वाला। हम बात करते हैं कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी का। अगर कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी का बात करें तो ये लगभग है 10 to 12% के आसपास, एक्सेप्ट 2013, 17 और 18। 2013 का इसीलिए मैंने बात किया क्योंकि 2013 में कंपनी अपना जो एसेट था, ग्लास लाइनिंग इक्विपमेंट का जो एसेट था उसको बेच दिया था, जिसके वजह से उसको अदर इनकम में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ और इसका रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी अब्रप्टली इंक्रीज़ कर गया 13 में। जबकि 16-17 में लीड का प्राइस एलएमई में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, और जिसकी वजह से इसको मार्जिन इंप्रूवमेंट हुआ और रिटर्न ऑन इक्विटी 2017-18 में बढ़ गया। नहीं तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो इसका रिटर्न ऑन इक्विटी होता है लगभग 10 to 12% के आसपास। अगर आपको इसको तोड़ के देखना है कि रिटर्न ऑन इक्विटी में कौन सा चीज़ बढ़ रहा है, कौन सा घट रहा है, तो मैं चाहूँगा कि आप डूपोर्ट से उसको देखें। अब हम बात करते हैं डेट ऑन इक्विटी का। अगर कंपनी का डेट ऑन इक्विटी का बात करें तो एक समय इसका डेट ऑन इक्विटी था 0.93 2006 में, फिर ये इंक्रीज़ करते हुए 2011 में 1.78 के आसपास हुआ। जब इतना हाई डेट हो गया तो कंपनी ग्लास लाइनिंग इक्विपमेंट बिजनेस को बेच दिया 2012 में और अपने डेट को डिक्रीज़ करना शुरू किया।
जैसे डिक्रीज़ करना शुरू किया तो अभी 2021 में 0.15 के आसपास हो गया कंपनी का डेट टू इक्विटी, जो कि काफ़ी कंफर्टेबल नंबर लगता है मुझे किसी भी कंपनी के प्रोस्पेक्टिव में। अब हम बात करते हैं मार्जिन का। मार्जिन में होता है सबसे पहला ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और दूसरा होता है नेट प्रॉफिट मार्जिन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में हम पीछे बात कर चुके हैं, जो कि लगभग 4.5% से 5% के आसपास है, एक्सेप्ट कुछ ईयर जैसे कि 17-18 जब लीड का प्राइस बढ़ गया था। और सेम चीज़ अगर हम नेट प्रॉफिट मार्जिन की अगर बात करें तो वो लगभग 2% के आसपास घूमता रहता है, एक्सेप्ट 17-18 जहाँ पे जो कंपनी का रिटर्न था वो बढ़ गया था बिकॉज ऑफ 2017-18 में लीड का प्राइस LME में बढ़ गया था। इसी रीज़न से कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन था, नेट प्रॉफिट हो या ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हो, दोनों 17-18 में बढ़ गया था। अब हम बात करते हैं कैश फ्लो का। अगर कंपनी का कैश फ्लो का बात करें तो कंफर्टेबल जोन में है कि कंपनी जो ऑपरेट करके पैसा निकाल रहा है उसी से अपना इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ पूरा कर रहा है। पिछला 10 साल का अगर बात करें तो कंपनी 152 करोड़ के आसपास अपना ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से पैसा निकाला, जिसमें से 30 करोड़ वो इन्वेस्टिंग में खर्च किया और 122 करोड़ फाइनेंसिंग में खर्च किया। मोस्टली अपना जो पुराना डेट था उसका रीपेमेंट किया है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में, और डिविडेंड कुछ खास दिया नहीं है, लगभग 9 करोड़ के आसपास डिविडेंड दिया है। तो यहाँ से हमको क्लियरली देख के पता चलता है कि कंपनी कंफर्टेबली ग्रो कर रहा है, अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट से जो पैसा निकाल रहा है उसी से अपना इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ पूरा कर पा रहा है। अब हम बात करते हैं वर्किंग कैपिटल का। अगर वर्किंग कैपिटल का बात करें तो कंपनी स्लाइटली पॉजिटिव है। कहने का मतलब कि कंपनी का जो करंट एसेट है वो थोड़ा सा ज़्यादा है करंट लायबिलिटीज़ से। अब हम बात करते हैं कि क्या कंपनी जो कैश जनरेट कर रहा है, प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, उसी से उसको कैश में कन्वर्ट कर पा रहा है या नहीं। अगर लास्ट 10 साल का डेटा देखें तो कंपनी लास्ट 10 साल में लगभग 132 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट जनरेट किया है, लेकिन अगर ओवरऑल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से पैसा का बात करें तो लगभग 152 करोड़ जनरेट किया है, मतलब लगभग 30 करोड़ के आसपास का मार्जिन है। जनरेट किया प्रॉफिट 132 करोड़, जिसमें से उसके पास कैश आया 152 करोड़। और ये ज़्यादा नंबर इसीलिए आया है क्योंकि डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट से घटा दिया जाता है, जिसको कि यहाँ ऐड कर दिया जाता है CFO में। तो ये सब डेटा बस हम यहाँ चेक कर रहे हैं कि क्या कंपनी प्रॉफिट से जो पैसा कमा रहा है उसको कैश में कन्वर्ट कर पा रहा है कि नहीं। तो यहाँ से हमको क्लियरली देख के पता चलता है कि कंपनी जो प्रॉफिट कमाया उसको कैश में कन्वर्ट कर लिया। लास्टली हम बात करते हैं वैल्यूएशन का। वैल्यूएशन में अगर हम बात करें तो पहला वैल्यूएशन होता है PE रेशियो से। अगर कंपनी का लास्ट 3 साल का प्रॉफिट का एवरेज अगर देखें तो अराउंड है 12 करोड़ के आसपास। तो ये कमोडिटी बिजनेस है, तो इसको हम 20 या 30 का मल्टीपल नहीं दे सकते। अगर हम इसको 6 to 10 के बीच का मल्टीपल देते हैं, बिकॉज जो कमोडिटी बिजनेस और ये उतना 10-20 के आसपास का, 10 से ऊपर तो मुश्किल है जाए, लेकिन 20 के आसपास तो एकदम नामुमकिन है जाएगा। तो PE के रेस्पेक्ट में अगर हम 6 का इसको PE मल्टीपल देते हैं तो ये लगभग आता है 72 करोड़। अगर 10 का देते हैं तो ये आता है लगभग 120 करोड़। अगर इसका अभी का वैल्यूएशन का अगर बात करें तो ये है लगभग 156 करोड़। तो ये अपने जो PE वैल्यूएशन है उसके लगभग थोड़ा सा ज़्यादा, कंपेरेटिवली ज़्यादा में ट्रेड कर रहा है। फिर हम बात करते हैं फ्री कैश फ्लो से। अगर फ्री कैश फ्लो का बात करें तो ओवरऑल कंपनी का फ्री कैश फ्लो आया 12 करोड़, और कंपनी का कोई खास कैपेक्स होता नहीं है। अगर देखा जाए तो लास्ट 10 साल पहले 10 करोड़ का हुआ, फिर कंपेरेटिवली हर साल 1 करोड़ 2 करोड़ ऐसे करके कैपेक्स में खर्च कर रहा है, जिसकी वजह से कंपनी का फ्री कैश फ्लो काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर फ्री कैश फ्लो के थ्रू अगर इसका वैल्यूएशन निकाले तो ये आता है लगभग 150 से 200 करोड़ के आसपास तक। तो यहाँ से हमको क्लियरली देख के पता चलता है कि फ्री कैश फ्लो के हिसाब से कंपनी कंपेरेटिवली लोअर जोन में ट्रेड कर रहा है, लेकिन अगर PE के रेस्पेक्ट में देखें तो ये अपर जोन से ज़्यादा में ट्रेड कर रहा है। तो वैल्यूएशन बस मैं इसीलिए चेक करता हूँ कि क्या मैं कंपनी बहुत हाई वैल्यूएशन में खरीद रहा हूँ या नहीं, बस ये चेक करने के लिए। वैल्यूएशन का कोई कंसेप्ट नहीं होता कि इसके नीचे कोई कंपनी मिलेगा तो मैं खरीद लूँगा। और अभी तक मैंने जितना भी कंपनी के बारे में आपको एनालिसिस दिया है, मैं किसी में इन्वेस्टेड नहीं हुए, बस एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो मैं चाहूँगा कि आप इसे समझें कि एनालिसिस किस तरीके से करना है, ना कि आप इसे सुन के डायरेक्टली इन्वेस्ट कर दें। ये बस एजुकेशनल पर्पस से, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये बस एजुकेशनल पर्पस के लिए। अगर आपको इसमें कोई चीज़ समझ नहीं आता है तो मैं चाहूँगा कि आप उसे कमेंट में लिखें, ताकि मैं भी उसे देख के आपको आंसर कर सकूँ। और मैं भी चाहता हूँ कि मुझसे क्वेश्चन पूछा जाए ताकि मैं उससे कुछ और सीख सकूँ। ओवरऑल मेरे वीडियो में आखिरी तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों।